जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। बीजेपी में आजकल अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, इसको लेकर आम जनता तो छोड़िए, बीजेपी के वर्कर्स, खुद उसके बड़े बड़े नेता हैरान और परेशान है कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी क्या करना चाहती है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, जिस तरह की स्टेटमेंट दी जा रही है, जिस तरह का काम किया जा रहा है, उसका जो मकसद है वो सीधा मकसद अमित शाह और मोदी का जो दिमाग है वो सीधा लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए सारे काम कर रहे हैं। और इसी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी चाहती क्या है। 3 राज्यों में चुनाव जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ, उससे 3 बातें सामने आई है कि बीजेपी शायद इस दिशा में काम करना चाह रही है। जो उसका चयन है नेताओं को लेकर वो इस दिशा में है। सबसे पहले ऐसे लोगों का चयन किया जा रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए, या जिम्मेदारी दी गई है उन लोगों को जो जमीनी तौर पर वर्षों से काम कर रहे हैं, यानी कि लोगों से जुड़े हुए हैं। दूसरा, जिनका बैकग्राउंड ओबीसी है, दलित है, पिछड़ा वर्ग है, और बीच में एक ब्राह्मण जातीय स्वर्ण के नेता भी हैं, क्योंकि बीजेपी बैलेंस बनाकर रखना चाहती है। ये उसकी दूसरी स्ट्रैटेजी है। पहली स्ट्रैटेजी है उन लोगों को मौका दिया जा रहा है जो जिन्होंने जमीन से जुड़कर काम किया है और बरसों तक काम किया है और बिना किसी एक कहते हैं रिवॉर्ड के काम किया है, उनको एक मौका दिया जा रहा है। तीसरा जो चर्चा हो रही है कि उम्र, क्या यंग तो नहीं कह सकते, लेकिन जो ओल्ड एज है उसको रिटायर करके अब यंग फेसेस को सामने लाया जा रहा है। लेकिन उसके उल्टे अमित शाह ने जो थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार के दौरान स्टेटमेंट दी, उससे सभी बीजेपी के जो वर्कर्स हैं और जो नेता हैं वो चौंक गए। अमित शाह ने कह दिया था कि जरूरी नहीं है कि जो बीजेपी के नेता 75 साल के हो गए हैं वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और याद कीजिए 2014 में जो नारा दिया गया था बीजेपी का कि 75 साल के हो गए हैं तो कैबिनेट में जगह नहीं मिलेगी, और इसी के चलते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को कैबिनेट में नहीं स्थान दिया गया। इसके साथ साथ जब 75 साल की जब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन हो गई, उनको रिटायर कर दिया गया। नजमा हेपतुल्ला को रिटायर कर दिया गया। येदियुरप्पा उस समय उसी एज के आसपास थे, उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो ये तमाम बातें दिखाती हैं कि उम्र जिनकी हो चुकी है उनको साइडलाइन किया। लेकिन अमित शाह की स्टेटमेंट ने लगता है कि एक यू टर्न ले लिया है बीजेपी की पॉलिसी में। एक तरफ समझिए यहां पर एक तरफ मोदी जी और अमित शाह और तमाम जो उनके कैबिनेट के आला कमान के सीनियर लीडर्स हैं वो यंग लोगों को, ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं जो जमीनी तौर पर जिन्होंने काम किया है, जो जनता के बीच में ज्यादा लोकप्रिय, और सबसे बड़ी बात है किसी भी तरह की गुटबाजी में इन्वॉल्व नहीं है। मतलब राज्य के जो कद्दावर नेता है उसमें किसी भी गुटबाजी में ये नेता नहीं आते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरी तरफ अमित शाह ये कहते हैं कि नहीं, 75 साल के जो नेता हैं बीजेपी के वो चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसे में जो लगभग 25 के करीब बीजेपी में इस समय नेता हैं जो जिनमें आशा की किरण जागी है, और इन सब के पीछे जो मायने लगा जा रहे हैं बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि मोदी और अमित शाह जो कर रहे हैं वो अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। क्योंकि सारी जो पैतरेबाजी की जा रही है ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन को देखते हुए की जा रही है। एक तरफ यंग लोगों को, ओबीसी, एसटी, एससी के जो वोट बैंक है उसको पूरी तरह से अपनी तरफ करने की कोशिश की गई, और इसी के चलते 3 राज्यों में इन्हीं के जो मुख्यमंत्री हैं और स्वर्ण जाति को जो बीजेपी का अपना वोट माना जाता है उसको बिल्कुल अपनी तरफ से खींचने की कोशिश की गई है। वैसे ये बात अलग है कि बीजेपी में इस समय जो मिनिस्टर्स है उसमें 61 मिनिस्टर्स ऐसे हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के से आते हैं, और 9 राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं वो इसी कैटेगरी से संबंध रखते हैं। लेकिन अपनी बात को और ज्यादा प्रूव करने के लिए, बताने के लिए कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों का ध्यान रखती है और सबको साथ लेकर चलती है, और ऐसा करके वो जो विपक्ष जो है, खासतौर पे कांग्रेस और राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, उसकी काट की है। और दूसरी तरफ जो ओल्ड जो हमारे बीजेपी के मेंबर्स हैं, जो नेता हैं, जिनका अपने आप में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और 2024 में बीजेपी इन लोगों को भी नाराज नहीं करना चाहती। और अमित शाह ने जो कहा है, जो यू टर्न बीजेपी ने अपनी पॉलिसी में लिया है कि 75 साल के से जो लोग हैं वो रिटायर हो जाएंगे,
वो किसी जो मंत्री पद में नहीं रह सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। वो जो यू टर्न हुआ है वो इसी बात को ध्यान में रखकर लिया गया है कि बीजेपी कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। वो यंग को भी साथ रखना चाहती है, SC/ST को भी साथ रखना चाहती है, OBC को भी साथ रखना चाहती है, और साथ में जो एक्सपीरियंस्ड नेता है उनमें भी एक आशा की जो एक किरण है सब में जग गई है इसके बाद। और उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी अब सोचने लगे हैं कि नहीं, उनको साइडलाइन नहीं किया गया है। क्योंकि जो पूरे घटनाक्रम हुआ है उसमें अगर हम देखें कि अगर छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को हटाया गया तो उनको स्पीकर वहां बना दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के लिए डेफिनेटली जो पता चलता है अंदर अंदर जो बातें चल रही है, छन छन के आ रही है कि कुछ अच्छे पदों पर इनको बिठाया जाएगा, जिससे जो एक हमारा जो एक बीजेपी का इनका जो एक काडर है जो रिटायर होने के पास है, जो 70-75 साल के करीब पहुंच चुका है, उसमें ये संदेश पहुंचे कि पार्टी को उनकी जरूरत है। न केवल उनको ये संदेश पहुंचे बल्कि उनके जो तमाम सपोर्टर्स हैं जो बीजेपी के साथ सालों से जुड़े हैं, उनको भी बीजेपी खोना नहीं चाहती है। तो दोनों तरफ से अगर आप देखिए तो घेराबंदी जो की है अमित शाह और मोदी की, जो कहते हैं ना जोड़ी, वो जोड़ी ने जो घेराबंदी की है बहुत सोच समझ के ये प्लान बना के ये किया गया कि एक तरफ मोदी और जो कैबिनेट है वो डिसाइड करता है ऐसे लोगों को रिप्लेस कर रहे हैं ओल्ड लोगों, और दूसरी तरफ अमित शाह बीच में जाकर पब्लिकली ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें अब 75 साल के नेताओं की भी जरूरत है और वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, हो सकता है लोगों को कंफ्यूज करे, हो सकता है कार्यकर्ताओं को कंफ्यूज करे, हो सकता है बीजेपी के नेताओं को कंफ्यूज करे, लेकिन अमित शाह और मोदी की जोड़ी बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल में बहुत ही जो एक्सपर्ट है वो मानते हैं कि वो दोनों, उनके दिमाग बिल्कुल स्ट्रेट हैं और क्लियर है कि वो क्या करना चाहते हैं। और ये सारी तैयारियां 2024 के लोकसभा इलेक्शन को देखकर की जा रही है। और दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि इतनी सब तैयारी करने की जरूरत क्यों है। सबको पता है कि मोदी मैजिक चल रहा है, मोदी के नाम से वोट मिल रहे हैं, और जैसा पास 2 बार के चुनावों में हुआ है कि चाहे राज्य में दूसरी सरकार हो, दूसरे दलों की सरकार हो, जब नेशनल इलेक्शन होता है, लोकसभा चुनाव होता है, मोदी को ही वोट मिलते हैं। तो फिर क्या जरूरत है इतनी तैयारी करने की कि हर तरह से घेराबंदी की जा रही है। तैयारी शायद इसलिए भी की जा रही है कि इस समय जो मोदी एनडीए के साथ जो दल हैं, वो कई दल उनसे अलग हो चुके हैं। जो बड़े बड़े दल हैं वो उनसे अलग हो चुके हैं, जिनके नाम है, जिनके सपोर्टर्स हैं, जैसे चाहे उद्धव ठाकरे का दल हो सकता है घटक आ गया है एनडीए के साथ, लेकिन फिर भी घटक के सपोर्टर्स बहुत ज्यादा हैं उद्धव ठाकरे के। फिर नीतीश कुमार अलग हो चुके हैं, फिर उनसे अकाली दल अलग हो चुका है। तो जो ये मेन जो घटक थे, ये जो एनडीए के साथ थे 2019 के इलेक्शन में, वो घटक अब इनके अलग हो चुके हैं। तो मोदी जो है और अमित शाह की जोड़ी शायद इस बात को भी ध्यान रख रही है कि इस बार सिर्फ अपने बलबूते पर ही हमको चुनाव लड़ना है लोकसभा का, और ऐसे में वो कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाह रहे इस चुनाव में। वो चाहते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट मिले, और जो बड़े बड़े नेता हैं वो टारगेट फिक्स कर रहे हैं 400 सीट। तो 400 का टारगेट करेंगे और 300 भी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुमत मिल जाएगा मोदी को। तो ये स्ट्रैटेजी जो बनी है वो इसी दिशा में चल रही है, और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ राज्य सरकारों, राज्य के इलेक्शन को के जरिए एक राह बनाई जा रही है लोकसभा तक पहुंचने की, लोकसभा को जीतने की। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। ये एक अहम मुद्दा था, हमको लगा इस पर बात की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना हुआ है। एक तरफ आप यंग को प्रमोट कर रहे हैं, ओल्ड लोगों को साइडलाइन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप पब्लिकली कह रहे हैं कि नहीं, ओल्ड नेता भी अब बीजेपी के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति, वो एक क्लियर, एक हमने यहाँ पे एक आपके सामने एक आंकड़े भी रखे हैं और एक माइंडसेट भी रखा है हमारे अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी का, कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो अब देखना यह है कि लोकसभा में जो ये मैजिक अमित शाह और मोदी जो चला रहे हैं और जो स्ट्रैटेजी बनाई है, इसका असर कितना होगा। क्या एनडीए के जो दल हैं सारे मिल करके 400 का आंकड़ा पार करेंगे? जो छोटे छोटे दल अभी सभी एनडीए के पार हैं, देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अब आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा हमारे चैनल पे ज्वाइन करने का, तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत ही मामूली सी इसकी एक मंथली फीस है, अगर आप वो देंगे तो इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो आप अगर हमारे सब्सक्राइबर हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर।
हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।